सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, एक रात सुल्तान महमूद गजनवी को काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब नींद नहीं आई तो अपने गुलामों से कहने लगे कि लगता है कि किसी मजलूम पर आज कोई जुल्म हुआ है, तुम लोग गलियों में फैल जाओ और अगर कोई फरियादी नज़र आए तो उसे मेरे पास ले आओ। अच्छा, थोड़ी देर के बाद सब गुलाम वापस आकर कहने लगे कि सुल्तान, हमें कोई भी फरियादी नहीं मिला, आप आराम से सो जाएं। सुल्तान को जब फिर भी नींद नहीं आई तो वो कपड़े बदलकर खुद महल से बाहर निकला। महल के पीछे से महमूद गजनवी को किसी की फरियाद सुनाई देने लगी। फरियादी ये इल्तिजा करता हुआ नजर आया कि ए अल्लाह, सुल्तान महमूद अपने साथियों के साथ महल में ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजार रहा है और महल के हक़म में मुझ पर इतना जुल्म तोड़ा जा रहा है। जिस पर सुल्तान ने फरियादी से कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं महमूद हूँ और तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे बताओ सच सच तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ। जिस पर फरियादी ने सुल्तान से कहा कि आपके ख़ास बंदों में से एक शख्स जिसका नाम मैं नहीं जानता हर रात मेरे घर आता है और मेरी बीवी पर जुल्म और तशद्दुद करता है। इस वक्त वो कहाँ है मुझे इसका इल्म नहीं है, शायद अब वो जालिम शख्स चला गया होगा। अच्छा, सुल्तान ने फरियादी की बात सुनने के बाद कहा कि वो जालिम शख्स दोबारा तुम्हारी तरफ जब आए तो फ़ौरन आकर मुझे इत्तला कर देना। फिर सुल्तान ने फरियादी को महल का रास्ता बताया और उसे बड़े शफ़क़त भरे लहजे में कहा कि तुम सीधा मेरे पास आना और अगर मैं नमाज की हालत में भी हूँ तो इसकी परवाह मत करना। अच्छा, अगली रात फरियादी सुल्तान के पास आया और बताया कि वो जालिम शख्स इस वक्त उसके घर में है। सुल्तान उसी वक्त तलवार हाथ में लिए उस शख्स के साथ चल पड़ा। जब उसके घर के करीब पहुँचा तो फरियादी से कहा कि घर के सारे चिराग बुझा दो। सुल्तान ने अंधेरे में उसके घर में घुसकर जालिम शख्स का सर तन से जुदा कर दिया। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि चिराग रोशन कर दो। सुल्तान ने जालिम शख्स का चेहरा देखा और सजदे में गिर पड़ा। फिर घर के मालिक से कहा कि अगर कुछ खाने को है तो ले आओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। वो शख्स एक सूखी हुई रोटी उठाकर लाया जिसे सुल्तान ने बड़े मज़े से खाया। अच्छा, फरियादी सुल्तान से पूछने लगा कि चिरागों को बुझाना सबसे पहले, फिर सजदा करना चिराग रोशन करने के बाद और फिर रोटी तलब करने के पीछे आखिर माजरा क्या है। सुल्तान ने फरियादी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैंने जब तुम्हारी दास्तान सुनी तो सोचा कि मेरी सल्तनत में ऐसा जुल्म करने की हिम्मत सिर्फ मेरे किसी बेटे को हो सकती है। अंधेरा करने को इसलिए कहा कि कहीं बाप की शफकत मेरे इंसाफ के रास्ते में रुकावट ना बन जाए। चिराग जलने पर जब मैंने देखा कि वो मेरा बेटा नहीं है तो मैं सजदा शुक्र बजा लाया और खाना इसलिए मांगा कि जब से मुझे तुम्हारी मुसीबत का इल्म हुआ मैंने अल्लाह के सामने कसम खाई कि जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता मेरे ऊपर रोटी हराम है। उस वक्त से अब तक मैंने ना कुछ खाया था और ना ही पानी पिया था। अब इस कहानी में दो अहम किरदार हैं नाज़रीन, एक खुदा तरस आदमी जो कि सुल्तान है और एक जालिम आदमी जो मजलूम फरियादी के घर वालों को तंग करता था, जुल्म करता था। लेकिन इस कहानी में हक गालिब आया। ठीक इसी तरह आलमी महाज पर भी हक और बातिल की जंग जारी है, हक और बातिल की जंग जारी है और बड़ी शिद्दत के साथ जारी है। और इस महाज पर भी दो किरदार हैं, एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और एक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हक और सच के रास्ते पे खड़े हैं, सच कहने में हिचकिचाते नहीं हैं, बड़े से बड़े ताकतवर की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी जैसा जो जालिम है, आप देख लें उसकी हैवानियत को दुनिया के सामने बेनकाब करने का सेहरा भी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सर है, जबकि मोदी जैसा इंसान कहानी में जुल्म करने वाले किरदार की तरह। और ये अफसाना नहीं है बल्कि हकीकत है, हकीकत कि मोदी आलमी मंजरनामे में एक जीता जागता दरिंदा जो अपने लोगों का खून चूस रहा है। हिंदुस्तान में RSS के इंतहा पसंद नज़रियात का बाकायदा जहर घोल रहा है, पंजाब के किसानों और मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग कर रहा है, हर एक के घर झांकने की इसको गंदी आदत है। अब मोदी की इसी खसलत को देखते हुए ये बात कही जा सकती है, बल्कि यकीन के साथ कही जा सकती है कि बहुत जल्द इसका सर भी किसी तलवार के नीचे होगा या फिर किसी फंदे पर लटका हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जालिम जितनी भी बड़ी ताकत के पीछे क्यों ना छुप जाए, एक दिन वो अपने अंजाम को ज़रूर पहुँच कर रहता है।
कुदरत का असूल है ये। अब मोदी को अफगानिस्तान में कम जिल्लत उठाना पड़ी, इतनी जिल्लत उठाना पड़ी है, इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, ये कोई कम है? तमाम तर ताकत के बावजूद मोदी अफगानिस्तान में कब्जे के ख्वाब को ताबीर ना दे सका। अमेरिका और भारत को मुँह की खाना पड़ी और रही सही कसर अफगान तालिबान ने पूरी कर दी। या मेरे ख्याल से अगर मैं इस तरह कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि अफगान तालिबान ने बाकायदा लात मारकर अमेरिका को और भारत को किक आउट कर दिया। और इन दोनों मुल्कों को अफगान तालिबान ने साफ कह दिया कि चलो शाबाश, हमारी सरजमीन से चलते बनो। अब यही बात अमेरिका और भारत को क्या हज़म होनी थी? नहीं होनी थी। इनको हल्कान कर रही है और अब तक ये सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे कि वो इतनी लंबी कोशिश के बावजूद, इतनी ताकत और इतने पैसे के बावजूद, इतनी साजिश की, इतनी प्लानिंग के बावजूद अफ़गानिस्तान में अपनी ग्रिप को मजबूत नहीं रख सके, बल्कि इनकी जो गिरफ्त है कमज़ोर से कमज़ोर तर होती रही। लेकिन वो कहते हैं कि गरूर और तकब्बुर ने अमेरिका और भारत को ना इसका एहसास तक नहीं होने दिया। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया तो अमेरिका और भारत को इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि अफ़गानिस्तान में इनकी जो गेम है वो तो दी एंड हो चुकी है, ख़त्म, बस। अब इस हार का, इस शिकस्त का जो सदमा है ना, ये सदमा लिए हुए जो बाइडन और मोदी एक दूसरे का गम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर अमेरिका और हिंदुस्तान गठजोड़ करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब दोबारा साजिश करने में मसरूफ़ हैं, साजिश करते हुए नज़र आ रहे हैं बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में। मोदी ने अमेरिका में कदम रख कर नहूसत डालना शुरू कर दी है और उसके शैतानी कारखाने से एक चिंगारी अमेरिका के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान पर छोड़ने की कोशिश की गई है। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा से। पाकिस्तान से एब्सोल्युटली नॉट का बदला, ये जो एब्सोल्युटली नॉट है ना, इसका बदला लेने की मुकम्मल तैयारी की गई है, क्योंकि अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान पर पाबंदियों का मुतालबा जो किया गया है, सिर्फ यही नहीं बल्कि अमरीकी सेनेट ने भारत के साथ मजबूत ताल्लुकात बनाने पर भी जोर दी है। और जो बाइडन भी मोदी से रिश्तेदारी मेरे ख्याल से बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार नज़र आ रहा है। और अब पाकिस्तान के हाथों ये जो भारतीय चेहरा है, इनका असली चेहरा डोजियर की सूरत में एक्सपोज होने की वजह से, बेनकाब होने की वजह से भारत अमेरिका के साथ मिलकर अब खेल रचा रहा है। और मोदी के दौरा अमेरिका के बाद पाकिस्तान पर ये जो पाबंदियों का मंसूबा बनाया जा रहा है, यानी बहाने तलाश किए जा रहे हैं, जवाब तराशे जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने कहाँ इनका साथ नहीं दिया मुश्किल घड़ी में। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्किल तरीन जंग में इसका फ्रंट लाइन इत्तेहादी बना। लेकिन इस एहसास का बदला क्या मिला जब पाकिस्तान ने अमेरिका के मुतालिबों पर, नाजायज़ मुतालिबों एब्सोल्युटली नॉट, तो अमेरिका के तन बदन में आग लग गई। अमेरिका बहादुर ने आंखें सर पर रख ली। क्यों? क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने डू मोर से साफ इनकार कर दिया था। ज़रा चलाइएगा इमरान खान साहब का क्लिप। अच्छा, सुना आपने प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म साहब को अब अमेरिका के पास पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निभाने के बड़े बहाने हैं। जैसा कि अमेरिकी फ़ौज को अफ़गानिस्तान से भगाना भी दुश्मनी का बहाना हो सकता है। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की जो मजबूत गिरफ्त है वो भी दुश्मनी का एक बहाना हो सकता है। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के मजबूत होते हुए ताल्लुक़ भी दुश्मनी का बहाना हो सकता है। सी पैक और चीन से गहरी दोस्ती भी अमेरिका की पाकिस्तान से नाराज़गी का बहाना हो सकता है। गर्ज़ के दुश्मनी के लिए या दोस्ती के लिए कोई भी बहाने को जवाज़ बनाया जा सकता है। अब सूरत हाल क्या है, सिचुएशन कि G22 अमरीकी सैनेटर्स ने सेनेट में एक बिल पेश की है जिसमें काबुल के ज़वाल से पहले और बाद में और वादी पंजशेर में तालिबान के हमले में पाकिस्तान के मुबैना किरदार का जायज़ा लेने का मुतालबा किया गया। और अमरीकी सेनेट में मुजवज़ा कानून साजी इस बारे में एक जामे रिपोर्ट का मुतालबा करती है कि अफ़गानिस्तान में अमरीका के 20 साल के दौरान तालिबान की हिमायत और अगस्त के वस्त में काबुल पर कब्जा करने में अस्करियत पसंदों की मदद और वादी पंजशेर पर हमले की हिमायत किसने की। और मुजवज़ा कानून साजी में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुतालबा किया गया है कि वो सेक्रेटरी दिफा और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर से मुशावरत करके मुतल्लिका कांग्रेस कमेटियों को भी इन तंजीमों के बारे में रिपोर्ट पेश करे जो तालिबान को मदद फराहम करती हैं। अच्छा, अब नाज़रीन अंदाज़ा कीजिए कि वो अमेरिका जिसके हर दुख में हम शरीक रहे, अपनी जान की कुर्बानी, मतलब जान की कुर्बानी से बढ़कर क्या होती है, जान की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, और वो हमारे गिर्द पाबंदियां लगाकर घेरा तंग करना चाहता है।
हमारे अमन के अहम और जो मुखलिसाना किरदार है उसको शक की नज़रों से देखता चला आ रहा है। यानी अमेरिका एक ऐसा एहसान फरामोश मुल्क कह लें, एहसान फरामोश है अमेरिका, जिसके शर से निकलने का अब पाकिस्तान ने अगर फैसला कर ही लिया और एब्सोल्युटली नॉट का नारा बुलंद कर दिया, और इस नारे ने अमेरिका के तो होश उड़ा दिए। और जो बाइडन इंतज़ामिया अपनी बदहज़मी दूर करने के लिए भारत के साथ गठ जोड़कर बैठी। अब अमेरिका में भी कुछ हल्के जो बाइडन को बाकायदा खबरदार कर रहे हैं कि जी मोदी जैसे आस्तीन के सांप के साथ ना करें दोस्ती, इस आस्तीन के सांप के साथ दोस्ती अच्छी नहीं है। लेकिन जो बाइडन कह लें कि पाकिस्तान दुश्मनी में इतना अंधा हो गया है कि मोदी जैसे सांप को अपने गले में डाल रहा है, बल्कि सांप से रिश्तेदारी के ख्वाब भी देख रहा है। मोदी और जो बाइडन की जब मुलाकात हुई तो जो बाइडन ने मोदी से क्या कहा कि क्या हम रिश्तेदार हैं, जिसमें मोदी ने कहा कि जी हाँ हम रिश्तेदार हैं, और बाद में दोनों हंस पड़े। जो बाइडन को मोदी से रिश्तेदारी बनानी है क्योंकि उसने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। अच्छा, आलमी मंजरनामे पर ये जो गहरी नज़र रखते हैं उनका ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान अमेरिका में दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिफारती रवाबित में अफ़गान सूरत हाल के बाद जो बेहतरी है ना वो आने लगी है। और पता नहीं ये कैसी बेहतरी है जो नज़र नहीं आ रही है, और जो नज़र आ रहा है वो कुछ और है। और तल्ख हकीकत क्या है कि अमेरिका का जो झुकाव है वो भारत की तरफ है, और अमेरिकी सेनेट में जो बाइडन को मोदी के साथ दोस्ती और ताल्लुकात को बढ़ाने पर जोर भी दे रही, जिसका सीधा सीधा मतलब कि अब अमेरिका ने मतलब निकल जाने के बाद पाकिस्तान से नज़रें फेर ली, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और बिलखुसूस अमेरिका के फ़रेब से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो गया है। और दूसरा इसकी वजह, बड़ी वजह, पाक चीन ताल्लुका जो अमेरिका और भारत की नींदें उड़ा रहे हैं, इसलिए दुश्मन फिर से चालें चलने लगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अफ़गानिस्तान समेत खित्ते में मोदी की जो शैतानी चालें हैं ना उन्हें कई बार एक्सपोज किया है, बेनकाब किया है। खान साहब का क्लिप चलाइएगा। अच्छा, अब ये जो भारत है ना ये इसलिए भी अमेरिका को प्यारा लगेगा क्योंकि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के तमाम भारतीय ज़रिए तालिबान की आमद से बंद हो गए हैं। जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के रास्ते होती रही है उसके बारे में कहा जाता था कि जिस भारतीय शरंगेज़ी को अमेरिका के आशीर्वाद हासिल है। इस एतबार से अगर देखा जाए तो अमेरिका और भारत के जो मकासद हैं वो एक ही थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन कुदरत का खेल देखिए आप कि अफ़गान तालिबान ने मोदी और जो बाइडन को फुटबॉल बनाकर ऐसी लात मारी कि अब तक मोदी और जो बाइडन इंतज़ामिया दर्द से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब तो अमेरिका और भारत पर एक और बिजली गिर गई है। क्या? अफ़गानिस्तान में जो तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान साहब, उन्होंने तालिबान हुकूमत के CPEC प्रोजेक्ट में शामिल होने का इंदिया जो दे दी है, और पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान, चीन और रूस के नुमाइंदों ने तालिबान हुकाम से मुलाकातें की हैं और मुलाकातों में सिक्योरिटी और मुआशी तरक्की के जो मौजू हैं वो सर फहरिस्त थे। अब नाज़िर, मुझे यकीन है कि इस खबर के बाद तो जो बाइडन और मोदी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और भी ज़्यादा सरगर्म हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने साजिशों का क्या पहले मुकाबला नहीं किया? पहले भी डट के मुकाबला किया और अब भी कर रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। अमेरिका खुद को क्या कहता है जी, आलमी हुकूक का चैम्पियन कहता है, लेकिन इसे भारत के सियाह करतूत नज़र नहीं आते, भारत की असलियत नज़र नहीं आती, भारत की औकात नज़र नहीं आती। अब भारत में मुसलमानों की शहरियत को ख़त्म करने का ये जो गंदा धंधा चल रहा है, RSS की कट्टर सोच सबके सामने है, लेकिन अमेरिका को नज़र नहीं आती है। फिर कैसा ये आलमी हुकूक है, कैसे ये इंसानी हुकूक की बात करते हैं? कौन से हुकूक की बात करते हैं? कौन सा चैंपियन बना फिरता है ये अमेरिका, जो ये भारत के मामले में अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है? अब यह मोदी को गले लगाने की जिद पे अड़ा हुआ है। यही भारत पाकिस्तान के खिलाफ अब भी बाकायदा झूठी साजिशें कर रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन अमेरिका अपने मुफादात की वजह से गूंगा बना हुआ है, बहरा बना हुआ है, अंधा बना हुआ है। लेकिन मोदी के अपने इसके खिलाफ हो चुके हैं। नसीरुद्दीन शाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ज़रा क्लिप चलाइएगा उनका। अच्छा, सुना आपने, नसीरुद्दीन शाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, भारतीय अदाकार हैं, नामवर भारतीय अदाकार हैं। किस तरह से मोदी के घिनौने चेहरे को एक्सपोज कर रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं, और इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत में रत्ती भर भी जमहूरियत नहीं है। यहाँ सच बोलने वाले का गला दबा दिया जाता है। और गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मोदी का भारत इंतहा पसंद हिंदुत्व पॉलिसी पर गामजन है। अब एक इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा ने भारत को हिंदू रियासत करार देने की डेडलाइन दे दी और अपनी हुकूमत को धमकी दी है कि हिंदू रियासत का ऐलान ना करने की सूरत में
2 अक्टूबर को हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। और इंतहा पसंद रहनुमा ने मुतालबा किया कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू रियासत करार देने का ऐलान करते हुए मुसलमान और ईसाइयों की भारतीय शहरियत भी छीन ली जाए। ये है मोदी की असलियत, मोदी की औकात, बीजेपी की असलियत, बीजेपी की औकात, हिंदुत्व की हकीकत। और मज़ीद असलियत अगर देखनी है तो मोदी के पालतू मीडिया का ये ज़रा क्लिप देखिएगा, जहां भारतीय मीडिया मारूफ जावेद अख्तर को आरएसएस का तालिबान से मुआवजा करने पर आड़े हाथों ले रहे हैं। ज़रा देखिएगा। देखा आपने एक बयान पर जावेद अख्तर साहब कितनी मुश्किल में आ गए। और कसूर क्या था इनका, जावेद अख्तर साहब का सिर्फ इतना कि इन्होंने आरएसएस का मुआवजा अफगान तालिबान से कर दिया, बस। फिर क्या था, आरएसएस जैसी गुंडागर्द बल्कि दहशतगर्द तंजीम हरकत में आ गई और भारतीय मीडिया जावेद अख्तर के खिलाफ आग उगलने लगा। अब भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि जी रियासत जो महाराष्ट्र है उसकी मकामी अदालत ने जावेद अख्तर को नोटिस जारी कर दिया और उन्हें 12 नवंबर को अदालत में पेश होकर अपने बयान पर वजाहत देने का हुक्म दे दिया कि जी आएँ और वजाहत दें। ये है भारत की जमहूरियत, ये है आरएसएस की कट्टर हिंदू सोच का असल और भयानक रूप, जो सियासत से लेकर इनकी अदालत तक फैला हुआ। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इसी को देखते हुए तो कहते हैं कि मोदी की सोच हिटलर। ज़रा क्लिप चलाइएगा खान साहब का। अच्छा, भारतीय सहाफ़ी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से तंज़िया सवाल किया था ना कि क्या दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ चल सकते हैं, और इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो करारा जवाब दिया कि भारतीय सहाफ़ी को सिर्फ मुँह की नहीं खाना पड़ी, बल्कि अगर मैं को उसका पूरा मुँह टूट गया तो बिल्कुल सही होगा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार फिर भारत को बेनकाब करते हुए कहा था कि भारत की तखरीबकार तंजीम आरएसएस और इसका नज़रिया खित्ते में अमन की बर्बादी का जिम्मेदार है। अब अगर देखा जाए, एक तरफ आरएसएस जैसी गुंडा तंजीमें जिनकी पुष्ट पर मोदी खड़ा है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ जाली खबरों के ज़रिए दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि साजिश की जा रही है। अभी हाल ही में भारत की जानिब से मुबैना पाकिस्तानी अस्करियत पसंद की हलाकत और गिरफ्तारी की ये जो अफवाह फैलाई गई थी, जिस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया था और भारतीय इल्ज़ामात का मुंह तोड़ दिया था, और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक ट्वीट की थी, और वो ट्वीट ज़रा चलाइएगा, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्या ट्वीट थी जी, कि इस ट्वीट में दफ्तर खारजा ने भारत के जो बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं इनकी बाकायदा नफ़ी की थी, और मोदी को दूसरों के घर की परवाह है लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है इसको खबर तक नहीं है। लेकिन इस पर सिद्धू साहब ने वो इनकी खबर ले रहे हैं सिद्धू साहब का। सुना आपने, मोदी की शैतानियत बल्कि हैवानियत जगह जगह तबाही मचा रही है, और अमेरिका में मोदी को गले लगाने की बातें हो रही हैं। इसे मुनाफिकत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, मुनाफिकत और किसे कहते हैं। लेकिन ये जो मुनाफिकत है ना, और ये जो दोहरा मयार है, इसका अब ये जो खेल है ना, अब ये ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि अब दुनिया समझ चुकी है, इसलिए अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नूर मुकद्दम कत्ल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र और वालिदा इस्मत आदम जी की ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्तों से मुतालिक केस का फ़ैसला सुनाया, जिसमें कहा गया है कि जी ऐसा लगता है कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन जुर्म में मदद करने के मुर्तकिब हुए हैं। वालिदैन जानते थे कि ज़ाहिर जाफ़र ने लड़की को यरगमाल बना रखा है, और अदालत ने ज़मानत मुस्तरद करते हुए अपने फ़ैसले में लिखा है कि मालूमात होने के बावजूद वालिदैन ने पुलिस को इत्तला नहीं दी। चौकीदार वाज़े कह चुका है कि जी उसने ज़ाकिर जाफ़र को इत्तला दी थी। अदालत ने अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का भी हवाला दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि कत्ल में मदद भी कत्ल करने जैसा ही संगीन जुर्म है। जुर्म में मदद इनडायरेक्ट भी हो सकती है, जिसके लिए वाक़ये के जो शवाहिद हैं वो काफ़ी हैं। अच्छा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तफसीली फ़ैसले में कहा है कि जी ये जो अपना फ़र्ज़ अदा ना करना भी एक जुर्म में मदद करने के मुतरादिफ होता है। और अदालत ने फ़ैसले में ये भी लिखा है कि जी ज़ाहिर जाफ़र ने बयान में कहा है कि उसने वालिद को कत्ल से पहले आगाह किया था, और ज़ाहिर जाफ़र का बयान काबिल कबूल है या नहीं, फ़ैसला ट्रायल कोर्ट ने करना है। ट्रायल कोर्ट को 8 हफ्तों में केस का ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई है। नाज़रीन, याद रहे कि मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपनी ज़मानत मुस्तरद होने के बाद इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद हो चुकी हैं।
इस केस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा। आप चेयरपर्सन हैं इंसानी हकूक़ और विमेन एम्पावरमेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहिबा ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहिबा, नूर मुकद्दम केस में जो मुल्ज़िम के वालिदैन हैं, इनका कत्ल में जो किरदार रहा है, इससे अदालत ने उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी है। अब आप क्या कहेंगे कि जो जुर्म में मदद साबित करने के लिए ये जो टेक्निकल शहादतें हैं, ये काफ़ी होती हैं? अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा जी, बिल्कुल। ये जो शहादतें होती हैं, जो मेन चीज़ होती है हर क्रिमिनल केस में, वो ये होती है कि आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि बिल्कुल कोई शक ना रहे कि एक ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है, करना बड़ा ज़रूरी है प्रोसिक्यूशन के लिए। और वो किस तरीके से कर, हमें पता है कि जी फ़ोन तो हमारे पास उसका मे बी रिकॉर्ड भी आ जाएगा, मगर आपस में जो बातें हुई हैं शायद उसका ना मिले। क्या इनके पास है? इनके पास शहादतें हैं। शहादतें किसकी हैं? उसने खुद कत्ल खुद किया है, उसकी स्टेटमेंट है जिसने उसने कहा है कि भाई मैंने अपने वालिद साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने चलो आई विल हैंडल इट। उसके अलावा एक और हैं जो अभी एनोनिमस हैं, मगर ये वो दोस्त हैं इनके जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो अखबारों में भी आ रही है, जिन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि मुझे फ़ोन किया गया, मुझे बताया गया कि रॉबरी हुई है और डाकू आए हैं और फिर यहाँ पे कत्ल हुआ है। और उसके बाद उन्होंने एक और बात की कि भाई ये जो बॉडी है इसको हमने कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। ये और ऑब्वियसली गार्ड है, बिकॉज अब गार्ड जो है वो भी अपनी नौकरी का तो अब उसको नहीं होगा जो उस वक्त उसको था। जब नूर भागने की कोशिश कर रही थी तब उसको सिर्फ अपनी तनख्वाह का पड़ा हुआ था, मगर अभी उसको अपनी जान का है, तो अब वो सच बोलेगा और वो कहेगा कि जी मैंने फ़ोन किया था, जो सच है, और उनको बताया था। बेटिंग और ये जो एविडेंस के अलावा एक जो चीज़ है वो ये है कि क्या नूर की जान बच सकती थी अगर ये लोग जो एक रीजनेबल ह्यूमन होता है या रीजनेबल मैन होता है उसकी तरीके से एक्ट करते। और जो डेफिनेटली मेरे लिहाज यही है कि जी हाँ, उसकी जान बच सकती थी अगर जब इनके चौकीदार ने फ़ोन किया था तो तब ये उसको फ़ोन करते, पुलिस को फ़ोन करते। थेरेपी वर्क्स और जो किस्मत हैं और जाकिर हैं उनके ऊपर करेगा, और आई थिंक कन्विक्शन उनको इसी बेसिस पे होगी। ठीक है जी, बैरिस्टर साहब आगे चलते हैं। ये ज़रा नाज़रीन के लिए ये भी बता दीजिएगा कि कत्ल के केस में जो कातिल की मदद करते हैं, कातिल की मदद करने की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा क्या है कानून में? देखो फिज़ा, वो डिपेंड करता है कि टू व्हाट, हर केस में अबेटमेंट और यहाँ पे क्योंकि एविडेंस का कि जी एविडेंस भी छुपाई गई थी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। यहाँ पे भी उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है और वो फिर कितना प्रूफ करेगी प्रोसिक्यूशन, कितना सक्सेसफुली प्रूफ करेगी इनकी इन्वॉल्वमेंट, और उसके मुताबिक जो है इनको सज़ा होगी। मगर मुझे कम से कम 10 साल से कम इनकी सज़ा नहीं नज़र आती। ठीक है, 10 साल से कम आपको इनकी सज़ा नज़र नहीं आती, और ये ज़्यादा सज़ा है, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है वो तकरीबन इतनी है आपके मुताबिक? जी, अगर रिबेटमेंट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा है कि अगर आपने बिल्कुल ही इन्वॉल्व की, जैसे कि बंदूक है या पिस्तौल है वो पकड़ाई है, तो वो भी रिबेटमेंट में आता है। तो उसका मतलब कि उन्होंने कंट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली इनटू मेकिंग श्योर कि मर्डर कमिट हो, तो उसमें तो फिर वही लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी उसके ऊपर पड़ती है। इट डिपेंड्स कि कितना इन्वॉल्वमेंट है और ऑब्वियसली कि प्रोसिक्यूशन कितना एस्टैब्लिश करेगी और फिर अकॉर्डिंगली उनको मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अमीन, ये देखें, ये ख़वातीन को हिरासा करने की अगर मैं बात करूँ तो लाहौर वाक़े के बाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ख़वातीन को हिरासा किए जाने से मुताल्लिक़ ये जो शिकायत हैं मेरे ख्याल से मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही हैं, और कुछ वाक़यात में अकेली ख़वातीन को मर्दों की जानिब से हिरासा करने की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है। अब सोशल मीडिया पर भी ख़वातीन को शिकार बनाने की आपको पता है कोशिशें होती रहती हैं, बल्कि आए दिन इजाफा होता है, अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि क्यों हम अब तक हिरासा करने वाले मर्दों में ये खौफ पैदा नहीं कर सके कि ख़वातीन को हिरासा करना, धमकियां देना, ब्लैकमेल करना एक जुर्म है, बड़ा जुर्म है, और कानून उनको बहुत ज़्यादा सज़ा दे सकता है। क्या हमारे कानून में हम कह सकते हैं कि इतने फ्लॉज या इतनी कमज़ोरियाँ हैं कि हिरासा करने वाले बच निकलते हैं, और जो हिरासा करते हैं उनके लिए कोई ऐसी एग्जाम्पल सेट नहीं की जाती है कि उनको कोई खौफ ही नहीं होता, कहते चले हम भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? और मैं बड़े अफसोस के साथ ये कह रही हूँ कि क्या कानून में इतनी कमज़ोरियाँ हैं?
देखिए जी, दो इसके मेन वजूहात हैं। एक तो ये कि जो हरासमेंट जैसे स्ट्रीट हरासमेंट होती है या आउट ऑफ वर्क प्लेस हरासमेंट है, उसमें आपको थाने जाना पड़ता है। थाने जाना एक इन इटसेल्फ एक बहुत ही बड़ा डेटरेंस है किसी भी लड़की के पास। उसको जाने में तकलीफ होती है। सो पहली चीज़ के जो नॉर्मल अपार्ट फ्रॉम द वर्क प्लेस हरासमेंट, कोई किसी किस्म के हरासमेंट है, या आपको FIA के दफ्तर जाना पड़ेगा, अगर ऑनलाइन है, साइबर है, या आपको पुलिस में, वहाँ पे जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत कम है। और उसकी वजह से जो इंटिमिडेशन जो होती है और हरासमेंट फिर वो फर्दर कंटिन्यू होती है इन डिपार्टमेंट्स में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा मुझे जो चीज़ लगती है वो यही है कि एक तो एविक्शन रेट जो है आपका, आपको रिजल्ट्स नजर नहीं आते। लॉ का होना कागज पे इज नॉट गुड इनफ। आपके क्या फायदा ऐसे लॉ का जिसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है? इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? वन, आपका जो वकील है वो आपका केस अच्छे तरीके से लड़े, उसको लड़ना आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो जज हैं वो हेसिटेट ना करें, डरे नहीं कन्विक्शंस देने के लिए इन केसेस में, चाहे वो एक स्ट्रीट हरासमेंट में सिर्फ लव्स, क्योंकि वो भी आपके पाकिस्तान की पीनल कोड में वो एक जुर्म है। और आज ही इन्होंने आई थिंक स्टॉक का भी कर दिया। सो आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन जो है और कन्विक्शंस अगर देंगे तो फिर शायद हमारा लॉ में ट्रस्ट होगा। जी बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे बात करूंगी ताजरों के एहतजाज के हवाले से। नाज़रीन, टैक्स में इजाफे के हवाले से जारी ऑर्डिनेंस के खिलाफ ताजिर वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज करेंगे। एहतजाज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दफ्तर के बाहर शुरू हुआ था और इस दौरान मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की तो फिर पुलिस ने रुकावटें लगाकर रोक दिया। अच्छा, ताजिर क्या कहते हैं? ताजिरों का कहना है कि जब तक ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया जाता तब तक एहतजाज जारी रहेगा। अच्छा नाज़रीन, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के जो रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि दुनिया में हुकूमतें ताजिरों को रिलीफ देती हैं, लेकिन हुकूमत यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। ताजिरों को इस नए ऑर्डिनेंस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके हुकूमत से आखिर मुतालिबात क्या हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के सदर अजमल बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन लिए। अजमल साहब, सदारती ऑर्डिनेंस पर ताजिर बरादरी के आखिर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, एहतजाज क्यों किया जा रहा है, आप लोगों के मुतालिबात क्या हैं? देखिए जी, बात यह है कि एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया है जिसमें FBI को पुलिस के इख्तियारात दिए गए और FBR को कहा गया कि पिछले 30 साल जो फौत भी हो गए लोग, उनके मामलात चेक करें। और भाई, अगर आप पुलिस के इख्तियारात इसी तरह इदारों को देते जाएंगे तो तबाह हो जाएंगे। दूसरा हमारा मसला है कि ये पॉइंट ऑफ सेल पे डिवाइस लगाना चाहते हैं। दुनिया में जो कानून है वो यहाँ लागू करना चाहते हैं। यहाँ लिटरेसी रेट ही कोई नहीं है, ताजरों में तो पढ़ा लिखा ही कोई नहीं, हम खुद पढ़े लिखे नहीं है। हमें टेक्निकल जुबान में आप बात नहीं करें, हमें मुसीबत में न डालें। ऑलरेडी महकमा हमें ब्लैकमेल करता है, फिर मजीद करना शुरू कर देगा, मजीद करप्शन की राह बढ़े। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से आपको याद होगा 17 दिन पूरा पाकिस्तान शटर डाउन रहा। ये मुमकिन नहीं है, ये टेक्निकल ज़बान है, ये आम ताजर समझ ही नहीं सकता। ठीक है, समझ ही नहीं सकते ताजर इस कानून को। और जब ये कहते हैं कि आपने सेल टैक्स देना नहीं है, खाली रजिस्टर्ड होना है, ज़ीरो रेटेड आपने रिटर्न फाइल करनी है, तो मुझे ज़ीरो रेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए टेक्निकल बाबू की ज़रूरत है। वो टेक्निकल बाबू मुझे मुफ्त में तो नहीं मिलेगा, वो 30,000 रुपये महीना मिलेगा कम से कम। तो 3.5 लाख रुपया मुझ पे बोझ डाल रहे हैं आप, किसके लिए? इम्पोर्टर के पास और मैन्युफैक्चरर के पास जो टैक्स चोरी होता है, सेल टैक्स की जो 17 रुपये के साथ चोरी होते हैं, वो कहते हैं आपके थ्रू उनको पकड़ना है। और भाई, किस बेवकूफ़ ने आपको मशवरा दिया है कि 40,000 लोगों को पकड़ने के लिए 80 लाख लोगों को मुसीबत में डालना है? FBR इसको समझे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सियासी गवर्नमेंट में कोई ऐसा बंदा नहीं जो हमसे आके बैठ के बात करे, जो कुछ समझता हो। इस मुल्क में इस हुकूमत में 3 वज़ीर ख़जाना अब तक चेंज हो चुके हैं, 4 FBR के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। और भाई, तब्दीली आज हो गई थी, फिर तब्दीलियों में तब्दीली क्यों लाई जा रही है? हमें क्यों मुसीबत में डाला जा रहा है? हमें क्यों मुश्किल में डाला जा रहा है? ताजिर टैक्स देना चाहता है। मैं तो गुजारिश करूंगा वज़ीर आज़म साहब से कि आप असद उमर साहब को दोबारा वज़ीर ख़जाना लगा दें। कम अज़ कम इलेक्टेड MNA तो हैं, इलेक्टेड बंदा तो है, और उसने शुरू में ही फिक्स्ड निस्फाज कानून पास करा दिया था।
और वो माजरत के साथ शेख हफीज़ साहब है, उन्होंने नाफिज नहीं किया था। आज भी शेख हफीज़ साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, कल की न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट है कि ताजरों पर डिवाइस न लगाएं, ये मुश्किल काम है, इन पर कोई विदहोल्डिंग टैक्स लगा लें थोड़ा बहुत, ये काम ना करें, ये मुश्किल काम है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती अब शौकत तरीन साहब कौन सा ऐसा वो जादू का चिराग लेकर आएंगे, ताजरों को जलील करके कोई टैक्स ले लेंगे। और भाई इस मुल्क में अगर टैक्स लेना है, लोगों पर एतबार करें, लोग टैक्स देने के लिए तैयार है। ठीक है, ठीक है। हेलो, अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि आप अपनी बात मुकम्मल करें, जो कुछ आप कहना चाहते हैं आप कहें। जी अजमल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रही हूँ, नाजरीन भी आपको सुन पा रहे हैं। आगे चलते हैं जी। अजमल साहब, FBR का ये कहना है कि जी कुछ मुफाद परस्त ताजरों को गुमराह कर रहे हैं और उनके गैस और बिजली के कनेक्शंस मुअत्तल और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज भी बंद हो जाएंगी। अच्छा, FBR ने क्लियर किया, वाज़ेह किया कि सिर्फ वो अफराद जो टैक्स दहिंदगान की एक्टिव लिस्ट का हिस्सा नहीं बन रहे हैं वो सूरत हाल का सामना करेंगे। तो सर, तो फिर अब मसला क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। एक तो आप कह रहे हैं आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, वो ऊपर से आप पे फिर एक बोझ डाल दिया गया है। मज़ीद ज़रा समझाइएगा मसला क्या है। देखिए प्रॉब्लम ये है, ये कहते हैं आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, हम कहते हैं कि जब हम रजिस्टर्ड होंगे तो हम इस ज़बान को, जो टेक्निकल ज़बान है सेल टैक्स की, साल में 12 रिटर्न फाइल कर, ठीक है, हर महीने में आपने रिटर्न 0 रिटर्न फाइल करनी है, आपने टैक्स नहीं देना। टैक्स मैन्युफैक्चरर के पास और इंपोर्टर के पास वसूल हो रहा है, ऑलरेडी वसूल हो रहा है। ये कहते हैं आपके थ्रू वहाँ पहुँचना है और उसको हमने पकड़ना है, वो टैक्स चोरी कर रहा है। भाई हम कहते हैं न वो चोर है, जो टैक्स वसूल करने वाला है वो उधर चोर है, वो उसके साथ मिलके मिली भगत से देख। इधर तो आप कहते हैं ताजरों को, जब कस्टम की गाड़ियां कंटेनर लेकर निकलती हैं पोर्ट से, उधर बीच में इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है, वहाँ रजिस्टर पे लंडा लिखा होता है, तो वो चोरी और FBR का बंदा करता है। FBR ने इस मुल्क को लूट लिया है, कसम से। मैं तो कहता हूँ कि FBR की कोई ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आज़म साहब भी कहते चले आए हैं कि FBR चोर है। हम फिज़िकली इस वक्त FBR के दरवाजे पे बैठे हैं, शारा दस्तूर पर बैठे हैं, और हम उनसे बात यही कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता इस FBR से हमारी जान छुड़ाएं। इन्हीं से चेक कर ले, मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। आप हमें मुसीबत में न डालें। इस ताजर से फिक्स टैक्स ले लें, इसकी जान छुड़ा दें। सदर देखिए, कौमी अच्छा, अजमल साहब, मैं आगे जाके ये भी आपसे पूछती हूँ कि आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, किसी ने कान धरे हैं, आपसे बात करने के लिए कोई आया, आपके मुताले बात सुने जा रहे हैं, आपसे कोई बात कर रहे हैं। एक तो ये चीज़, दूसरी बात है कि जो FBR उसका ये भी कहना है कि यूटिलिटी बिल्स पर जो इजाफी टैक्स है ना, वो कह रहे हैं सिर्फ उन पर लागू होगा जिन्होंने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक हासिल नहीं किया। तो अजमल बलोच साहब, हुकूमत कहती है कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है और दुनिया भर में ये कानून है, तो फिर इस बात पर हमारे यहाँ ताजरों को एतराज़ क्यों है, ये भी ज़रा समझा दीजिए। देखिए, सेल टैक्स की रकम ये बिजली के बिल पर ले रहे हैं, इनकम टैक्स ये बिजली के बिल पर ले रहे हैं, ऑलरेडी ये ले रहे हैं, वो फिक्स किया हुआ है इन्होंने। हम कहते हैं ये ले रहे हैं तो क्या मुसीबत है, फिर हमें रजिस्टर्ड क्यों करते हैं? जब हमसे टैक्स ले रहे हैं तो फिर मुसीबत में क्यों डालते हैं? हमें जब इसमें रजिस्टर्ड करते हैं तो हम उस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। ताजर इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उस अंग्रेज़ी ज़बान में उसको फाइल कर सके। यही रोना हम रो रहे हैं शुरू दिन से कि अगर ऐसा आसान होता तो परवेज़ मुशर्रफ साहब जब आए थे, जब आपको पता है कि जब हमारे पास आई थी मार्केटों में, तो उस वक्त आसान था अगर हो जाता। ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता है। कोई देखें, इस मुल्क में उर्दू कौमी ज़बान है, क्यों नहीं कह। अच्छा, मेरी बात सुने, आप ये कह रहे हैं ज़बान का इशू आ रहा है, ताजिर पढ़े लिखे नहीं है, ताजिर उसको समझ नहीं पाएंगे, तो इसके अलावा फिर आपके पास हल क्या है? अच्छा ठीक है, फिर आप मुझे बताएं कि आपके पास अजमल साहब इसका हल क्या है, इसके अलावा फिर क्या ऑप्शन हो सकते हैं, आप ज़रा थोड़ा समझा दें। फिर हमें ज्वाइन किया जी काशिफ साहब ने, काशिफ चौधरी, जो कि मरकज़ी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान, उनसे भी मैं बात करूँगी। अजमल साहब आप भी मेरे साथ मौजूद हैं, ज़रा हल बता दें, आपके मुताबिक हल क्या है। फिर काशिफ साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। रजिस्ट्रेशन किस चक्कर में करना चाहते हैं? जब मुझसे टैक्स नहीं लेना, सेल टैक्स लेना नहीं है आपने, तो रजिस्टर्ड क्यों करते हैं? यानी आप कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन ही नहीं होनी चाहिए, ये इस चक्कर से बाहर आ जाना चाहिए। अब चलें ठीक है, ताजिर ने इनकम टैक्स तो देना है, वो दे रहा है, वो इनकम देखिए नहीं, देखिए क्लियर करें कि टैक्स तो ताजिर दे रहा है, इनकम टैक्स ताजिर दे रहा है जो कमर्शियली कारोबार कर रहा है, और साथ वो सेल टैक्स भी बिजली के बिलों पे फिक्स सेल टैक्स है जो है, इनकम टैक्स भी उस बिजली के बिलों पे भी दे रहा है, इनडायरेक्ट भी टैक्स दे रहा है, डायरेक्ट भी टैक्स दे रहा है।
ये कहते हैं सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करना है, जो ये सबसे मुश्किल काम है। जब टैक्स मैंने देना नहीं, आम ताजर ने देना नहीं, आप उसको रजिस्टर्ड क्यों कर रहे हैं? ये हमारा मसला है। अच्छा, ये समझने वाली बात है। ये कोई मतलब आप ये कह रहे हैं कि कंफ्यूजन फैलाई जा रही है, कंफ्यूज किया जा रहा है। समझ में आना चाहिए लोगों के भी। काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, आप लाइन पे रहेगा। अजमल साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। काशिफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किए है। मैं दोबारा बता दूं, मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर हैं चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, ये मेरे साथ अभी अजमल बलोच साहब भी हैं, जो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये उनको बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वो कह रहे हैं कि जब हमने टैक्स देना नहीं है तो रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएं। आप उनको भी सुन रहे थे, आप उस पर भी कोई कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। और आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को क्या एफबीआर ने दूर कर दिया चौधरी साहब? क्या आपकी जो तंजीम है अब एफबीआर के खिलाफ होने वाला जो एहतजाज है इसमें शामिल नहीं है? देखिए, हमने 27 सितंबर को एफबीआर के बाहर एहतजाज और धरने की कॉल दी थी, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम होने के नाते और मुंतखब और नुमाइंदा तंजीम होने के नाते खैबर से कराची तक उसकी तैयारियां हो रही थी। लेकिन एफबीआर ने और वजारत खजाना ने हमसे राब्ते किए, और हम ये समझते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए और दलील के जरिए मसाइल का हल निकाला जाता है। और उसके बाद एफबीआर, हमारे साथ चेयरमैन एफबीआर और मेंबर्स बैठे, और जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस हद तक एफबीआर के इख्तियारात हैं, उन्होंने वो दूर किए। जिसके अंदर बुनियादी मसला ये था कि पाकिस्तान के छोटे ताजर की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल लगाना, उसके बारे में बिल्कुल वाज़े तौर पे एफबीआर ने कहा कि पाकिस्तान के छोटे ताजरों की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगेगा। इसी तरह दूसरा मसला था पाकिस्तान के छोटे ताजर की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि वो डॉक्यूमेंटेशन कर नहीं सकता। उसके बारे में एफबीआर ने यकीन दहानी करवाई कि उनको रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। इसी तरह जो इनकम टैक्स तरमीमी आर्डीनेंस है, इसके अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे कि इसमें ताजरों पर कोई इजाफी टैक्स लगा दिया गया है। वो बड़ी वजाहत के साथ बात हो गई कि जो कमर्शियल बिजली के मीटर्स हैं उनके ऊपर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह जो रिहायशी बिजली के मीटर हैं उन पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, माँ सिवाय उन प्रोफेशनल्स के जो घरों में बैठकर कारोबार करते हैं, सस्ती बिजली इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में भी मौजूद नहीं है, उनके बिजली के बिलों के ऊपर वो टैक्स लगेगा। और मैं समझता हूँ कि वो लगना चाहिए, इसलिए कि जब कोई फर्द इस मुल्क के अंदर कमाता है तो उसको इस मुल्क की कौमी आमदन के अंदर अपना हिस्सा भी डालना चाहिए, इसलिए कि मुल्क टैक्स से चलेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो चीजें कौमी असेंबली जो चीजें कौमी असेंबली से मंजूर हो चुकी हैं। अजमल बलोच साहब को इनके साथ जो एहतजाज करें, उनके जो पॉइंट्स हैं उन पे आपका क्या कमेंट है? आपको लगता है कि फिर वो बात को नहीं समझ पा रहे हैं या मामले को नहीं समझ पा रहे हैं, एहतजाज उनको नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता, इसलिए कि उनकी अपनी तंजीम है, वो अपने एजेंडे के तहत आए हैं। हम तो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात से मसाइल को चाहे ताजर तंजीम हो चाहे हुक्मरान हो। क्या समझ आता है उनका एजेंडा? देखिए, मैं तो उनके एजेंडे को नहीं जानता, ना उन्होंने हमसे मशवरा किया है, ना इस पर हमारी बातचीत हुई है कि मैं ये कहूं कि वो किन पॉइंट्स के ऊपर आए हैं। आपको लगता है कि उनको आपसे मशवरा करना चाहिए था? अजमल बलोच साहब, आप चौधरी साहब को सुन रहे हैं, काशिफ चौधरी साहब की पूरी बात आपने सुनी है, तो वो कह रहे हैं कि वो आपके एजेंडे को नहीं जानते हैं और वो आपने उनसे मशवरा भी नहीं किया आप लोगों ने, तो आप लोगों को उनसे मशवरा करना चाहिए था। अगर वो लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को तो आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपका क्या कॉमेंट है इस पर? देखिए, मैं बात और करूंगा, मैं किसी उसमें नहीं उलझन में नहीं जाना चाहता हूँ। इनका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है। हमारी अंजुमन ताजरान जो काम अच्छा, मुझे एक चीज़ बता दें। अच्छा, मुझे आप अजमल बलोच साहब आप एक चीज़ बता दें, चौधरी साहब आप बता दें, आप लोग की अलग अलग तंजीमें हैं, तो अब जो लोग इस टाइम पे टीवी देख रहे हैं, नाज़रीन आम नाज़रीन, वो भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि असल जो नुमाइंदा जमात वो ताजरों की है कौन सी? आपकी अलग तंजीम है, उनकी अलग तंजीम है, वो सिचुएशन को किसी और तरह समझ रहे हैं, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, आप आपस में मशवरों की बात भी करें। असल जो ताजरों की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम है कौन सी आप दोनों में से? देखिए, मैं इसके अंदर ये वजाहत करता चलूँ कि मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान गुज़रे 2.5 साल कबल इंतखाबात के नतीजे के अंदर वजूद में आई और इस वक्त मुल्क के 80% ताजरों की नुमाइंदा तंजीम है। अलबत्ता दूसरी तंजीमें भी मौजूद हैं और हम ये नहीं कहते कि वो नुमाइंदगी नहीं कर रही, लेकिन जिस हद तक वो नुमाइंदगी कर रही हैं, ज़ाहिर है उतने ही लोग उनके साथ निकलते हैं और उतनी ही बात वो कर पाते हैं। दूसरी बात मैं ये कहता चलूँ कि एक समझने का मसला भी मौजूद है कि कुछ काम है जो एफबीआर के करने के हैं, कुछ काम है जो वजारत खजाना के करने के हैं और कुछ काम है जो हुकूमत के करने के हैं। जो कानून साजी पार्लियामेंट कर चुकी है उसको एफबीआर तब्दील नहीं कर सकता, उसको तब्दील कराने के लिए हमारे वजीर खजाना के साथ बातचीत भी हो रही है और हुकूमत के साथ भी वजीर आजम की सतह पर बातचीत हो रही है। ठीक है जी, अजमल साहब का लास्ट कमेंट मैं चाहूंगी। मैं गुजारिश करूं कि
सी बड़ी है, ये लोग देख रहे हैं। ये कहना कि कोई 80% है, कोई फलाना है। हमने 1 माह पहले 29 तारीख का FBR के घेराव का ऐलान किया था। हम FBR के दरवाजे पे बैठे हुए हैं। 27 का उसके बाद किया था। इन्होंने क्यों नहीं घेराव किया? ये कहते हैं मसला हल हो गया। FBR कहता है हमारे बस में भी नहीं है ये मसला हल करना। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये तंजीम ताजरान क्या रही है, ये क्या मुज़ाकरात करके गई है। FBR कहता है कि हमारे बस में नहीं है। ये कहते हैं FBR ने हमारी बात मान ली थी। क्या उन्होंने कहा डिवाइस नहीं लगेगी? क्या उन्होंने कहा सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं होगी? उन्होंने कहा जो सदारती आया वो कानून नाफिज नहीं होगा? ये अहम बातें हैं। बात ये है कि हम FBR के दरवाजे पे खड़े हैं। हम सच बात कर रहे हैं और दरवाजे पे खड़े हैं। जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मसले का हल जल्द अज जल्द निकल आए। आप लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, आपकी बात भी वो सुने, आप भी उनकी बात सुने, आप इसके जो मामला आते हैं उसको समझें, इसको सुलझाने की कोशिश करें। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा। अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।